बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2A और 2B दो पार्ट्स थे। एक में मैंने विजुअल आपको दिखाए थे क्रूक्स ट्यूब, एक्चुअल जो क्रूक्स ट्यूब है उसका एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया था और उसकी एनिमेशंस दिखाई थी, और लेक्चर ए में पूरी हिस्ट्री बताई थी कि कैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, कौन से एक्सपेरिमेंट से, देन प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ था, और जो थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन था ये कैसे डिस्कवर होता। और फिर हमने लास्ट में रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल पढ़ा था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, कि रदरफोर्ड ने कैसे प्रूव किया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है सेंट्रल पार्ट जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों रहते हैं, और उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी सराउंडिंग में, इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व होते रहते हैं। तो इसके ऊपर रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे, जिसको रदरफोर्ड एक कुछ को तो एक्सप्लेन कर पाया था और कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था वो रदरफोर्ड के ऊपर ये होता कि अगर इलेक्ट्रॉन बकौल रदरफोर्ड के, जो इसने एक्सप्लेन किया कि देयर इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस, कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन तो नील चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड दिस प्रोटॉन, न्यूक्लियस के जो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर होता है, इस न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो पहला ऑब्जेक्शन ये था कि अगर ये बाहर होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये नीचे इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव पार्ट है इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर गिर जाएगा, और जब जैसे ये गिरेगा तो ये न्यूक्लियस जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा या रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो इसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन इसलिए इसमें नहीं गिरता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूसली मोशन में रहता है, सर्कुलर, और ये जो ऑर्बिट होता है बेसिकली वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी फॉर्म में नहीं होता या स्टेशन नहीं होता, बल्कि रिवॉल्व होता रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो ये अपने इस मिदार से, अपने सर्कल से आउट होने की कोशिश करता है, मीन्स आउटसाइड होने की कोशिश करता है। लेकिन फिर आउट हो क्यों नहीं पाता? हो इसलिए नहीं जा सकता कि इसको न्यूक्लियस जो है वहाँ से प्रोटॉन इसको नीचे खींच रहे हैं। मीन्स के दो तरह की फोर्सेस उसने कहा इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। एक इसको वो फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ लेके जा रही है, और दूसरी वो फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ लेके आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, बल्कि एक फिक्स रास्ता बन जाता है, एक ऑर्बिट का डिस्टेंस, एक खास डिस्टेंस के ऊपर एक सर्कुलर ऑर्बिट बन जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहेगा। तो ये इसने इसकी लॉजिक पेश की थी रदरफोर्ड ने। फिर इसका दूसरा ऑब्जेक्शन इसके ऊपर हुआ कि अगर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इस एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व होता रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज बॉडी है, सो अकॉर्डिंग टू चार्ज फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के चार्ज्ड बॉडी व्हेन एवर रिवॉल्व या मोशन करेगी, हरकत में होगी, तो इट मस्ट लूज एनर्जी, तो ये एनर्जी लूज करेगी। ये ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के अगर लॉज को देखें। तो जब अगर सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और ये पहला इसने जब ऑर्बिट का ये चक्कर कंप्लीट किया तो इसने कुछ एनर्जी लूज़ की होगी। जब लूज़ की तो ये नज़दीक हो जाएगा, इसके मीन्स जो सेकेंड इसका ऑर्बिट चक्कर होगा वो करीब हो जाएगा न्यूक्लियस के, और फिर तीसरे चक्कर में ये और ज़्यादा करीब हो जाएगा। इस तरह इसका जो रेडियस है वो कम होता चला जाएगा, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन अगेन देयर इज़ अ चांस कि इलेक्ट्रॉन दोबारा न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए और न्यूक्लियस अगेन ब्लास्ट हो जाए और विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस ऑब्जेक्शन को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसका जो जवाब था वो रदरफोर्ड नहीं दे पाया था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहता है तो कंटिन्यूसली इसको मोशन एनर्जी लूज़ करनी चाहिए, और जब लूज़ करेगा तो इसके अंदर फाइनली गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये दो ऑब्जेक्शंस थे, जिसमें से एक को तो उसी ने काबिल कदर रिस्पॉन्स दिया था उसको जवाब को, और दूसरे को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं बोहर, नील बोहर उनका साइंस था नाम का। तो नील बोहर ने एक नई थ्योरी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो थ्योरी पेश की उसको कहा जाता है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? बोहर ने उसके पोस्टुलेट्स पहले पढ़ लेते हैं।
फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बोहर ने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसके 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली इस थ्योरी के। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये वही बात कर रहा है जो रदरफोर्ड ने की थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इन सर्कुलर ऑर्बिट ये रिवॉल्व होता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में, सिचुएटेड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। और वो जो ऑर्बिट हैं वो खास डिस्टेंस के ऊपर, फिक्स डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द डेफिनेट एनर्जी, विथ डेफिनेट एनर्जी। और जब वो एक न्यूक्लियस से खास डिस्टेंस के ऊपर, लेट्स सपोज कि ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की कह रहा है कि सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट की फॉर्म में। और ये जो जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो इसका खास डिस्टेंस होता है, मीन्स के न्यूक्लियस से इसके दरम्यान में एक डिस्टेंस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहता है इसकी एक खास एनर्जी भी होती है, एक डेफिनेट एनर्जी के साथ ये रिवॉल्व होता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, जो सेकंड इसका पॉइंट इसने जो वो किया वो ये था कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एप्रोप्रिएट ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एप्रोप्रिएट ऑर्बिट में है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझते हैं। ये कह रहा है कि लेट्स सपोज के 2 ऑर्बिट है, मैं आपको मिसाल के तौर पे ये समझा रहा हूँ, ये एक्चुअल एनर्जी इतनी नहीं होती, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में एनर्जी है 50 किलो जूल्स लेट्स सपोज, और इस ऑर्बिट की सेकंड की है 100 किलो जूल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रह रहा होगा इसकी एनर्जी कितनी होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी 50 और इसके अंदर जो रह रहा होगा उसकी होगी 100। तो ये जब तक अपने अपने घर में है, अपने अपने ऑर्बिट में है, तो इनकी एनर्जी इतनी ही होगी अकॉर्डिंग टू ये इसकी इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इसकी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी। तो इसको कहा जाता है एप्रोप्रिएट एनर्जी, कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर है। समझे कि इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी एनर्जी 100 होनी चाहिए और जो इस ऑर्बिट में आएगा उसकी एनर्जी 50 होनी चाहिए। अब सपोज करें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 50 है, तो वो 50 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो इसको कहा जाता है एप्रोप्रिएट एनर्जी, कि जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी उतनी उसी ऑर्बिट में वो आके ऑक्यूपाइड करेगा। अच्छा, एनर्जी का बारे में बोहर ये बता रहा है कि जितना न्यूक्लियस से दूरी इख्तियार करता चला जाएगा, मीन्स के फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स के जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उनकी एनर्जी कम होगी और जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड वाले की उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये इसका मकसद है कि इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एप्रोप्रिएट ऑर्बिट, के इलेक्ट्रॉन एक अपने एप्रोप्रिएट ऑर्बिट के अंदर रहता है और जब तक वो अपने एप्रोप्रिएट ऑर्बिट में है तो इट नीदर लूज नॉर गेन एनर्जी, तो वो ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी को गेन करेगा। हेंस ईच ऑर्बिट हैज ए फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, सो हर ऑर्बिट की खास एनर्जी लेवल है, वो उसी एनर्जी के हिसाब से इसकी खास एनर्जी लेवल है, इसका सेकंड खास एनर्जी लेवल ये 50 है तो ये 100 है, तो उस पर वाला इससे 200 होगा या 300 होगा, लेकिन इन दोनों के तीनों के हर ऑर्बिट के दरमियान में खास डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, जितना न्यूक्लियस से ऑर्बिट दूर होता चला जाएगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती चली जाएगी। ये तीसरा पॉइंट था इसका जो मैंने पहले आपको समझाया था, पहले भी हमने डिस्कस किया है। और ये थर्ड पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती चली जाएगी। मीन्स कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट की और थर्ड से फोर्थ की, इस तरह एनर्जी का लेवल बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। इसको दोबारा हम यहाँ पर बना लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा इसकी एनर्जी कम होगी, जो सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसकी उससे ज़्यादा होगी। मीन्स कि जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा चौथे ऑर्बिट की उससे ज़्यादा होगी, तो उतनी एनर्जी ज़्यादा होती चली जाएगी। ये इस पॉइंट का मकसद था। तीसरा पॉइंट है कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन
इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज्ड एनर्जी, ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि लेट्स सपोज कि कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब इनके ऊपर हम एनर्जी जो फॉल करवाएंगे, बाहर से अगर कोई फोटोन ऑफ एनर्जी गिर रहा है तो वो इस तरह नहीं होगा कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी इसके ऊपर नहीं गिरेगी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आगे हम अगला चैप्टर टॉपिक यही है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को उसको पढ़ेंगे। तो इसमें वो कह रहा है कि एनर्जी गिरेगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स होंगे। ये अगले टॉपिक में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इन पैकेट्स को क्वांटा ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मीन्स कि ये जो एक पैकेट होगा ये एक क्वांटा कहलाएगा, या एक फोटोन कहलाएगा, ये दूसरा क्वांटा, ये तीसरा क्वांटा। तो ये क्वांटा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके कैरी कर रहे होंगे, और ये फिक्स अमाउंट ये एक क्वांटा अब्जॉर्ब करेगा, या 2 क्वांटा, या 3 क्वांटा, और ये जंप करके जब इसकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी ऊपर वाले लेवल के, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऊपर चला जाएगा। इसकी मैं दोबारा एग्जांपल आपको बड़ी आसान अल्फाज में दोबारा समझाता हूँ कि सपोज करें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है मौजूद है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी सपोज करें जब फर्स्ट शेल में है तो 50 किलो जूल है, और जो दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन है इसकी या सेकंड शेल जो है इसकी एनर्जी लेट्स सपोज के 150 किलो जूल है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी। ये अपने घर में जब तक घूमता रहेगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, और ये अपने घर में घूमता रहेगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। अब हम इसके ऊपर क्वांटाइज्ड एनर्जी फॉल करवाते हैं। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब कि फोटोन ऑफ एनर्जी आते हैं। ये जो मैंने पहले बनाई थी ये फोटोन नहीं है, ये कंटिन्यूस फॉर्म थी, ये गलत होता है। कंटिन्यूस एनर्जी नहीं प्रोवाइड होती, एनर्जी इस तरह क्वांटाइज्ड छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है। अब सपोज करें कि इस एक पैकेट की, ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसकी एनर्जी इसके अंदर इसने कैरी की हुई लेट्स सपोज के 50, ये भी एक क्वांटाइज्ड एनर्जी है, इसकी भी लेट्स सपोज कि 50 एनर्जी है, और ये भी एक क्वांटाइज्ड एनर्जी है, एक पैकेट बंडल ऑफ एनर्जी है, इसमें 50 एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पहले इसने एक क्वांटा एब्जॉर्ब किया, 50 इसकी ऑलरेडी थी, 50 का इसने मजीद ऐड कर लिया, तो ये हो गई 100। अभी भी ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से एनर्जी में कम है, सेकंड शेल की एनर्जी 150 है। ये मजीद एक दूसरा क्वांटा भी एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, और जब दूसरा एनर्जी का क्वांटा भी एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 150। अब इसकी एनर्जी कंपैटिबल हो गई एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ऑर्बिट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो हमने यहाँ पर ऊपर लफ्ज पढ़ा था कि एप्रोप्रिएट एनर्जी, जब तक अपने शेल में होता है तो उसकी एप्रोप्रिएट एनर्जी होती है। अब इसकी जो एनर्जी है वो एप्रोप्रिएट फर्स्ट ऑर्बिट के हिसाब से नहीं रही। फर्स्ट की अप्रोप्रिएट एनर्जी थी 50 होती तो इसकी अप्रोप्रिएट थी। अब इसकी एनर्जी होगी 150, जो कि इसके अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सेकंड शेल के अप्रोप्रिएट है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से जंप करेगा और ऊपर सेकंड शेल में चला जाएगा, लाइक दिस, ये इधर चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, अब इसकी एनर्जी 150 हो गई। अच्छा, फिर हमने एक क्वांटाइज्ड एनर्जी मजीद इसके ऊपर एनर्जी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम एनर्जी फॉल होती चली जा रही है। सेकंड शेल और थर्ड शेल का डिफरेंस देखें तो तीसरे शेल की, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी लेट्स सपोज 400 है। अब ये सपोज करें कि ये दोबारा क्वांटाइज्ड एनर्जी आ रही है, ये एक क्वांटा, ये दूसरा क्वांटा, ये तीसरा क्वांटा, फोर्थ क्वांटा, इस तरह इसके ऊपर फॉल हो रहे हैं। तो ये इसने एक क्वांटे को एब्जॉर्ब किया, एक क्वांटा एब्जॉर्ब किया तो इसकी एनर्जी 150 थी, 150 थी, एक एब्जॉर्ब कर लिया तो 200 हो गई। फिर इसने एक और एब्जॉर्ब किया तो 250 हो गई, फिर एब्जॉर्ब किया तो 300 होगी, फिर एब्जॉर्ब किया तो 350 होगी, फिर एब्जॉर्ब किया तो 400 होगी। जब इसकी 400 होगी तो अब ये यहाँ से जंप करेगा और ये इससे ऊपर वाला एनर्जी लेवल यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल में पहुंच गया यहाँ पर। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्साइटेशन कैसे होती है कि एक शेल से निकल के हायर एनर्जी लेवल में जाना, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करना टू हाई एनर्जी लेवल। तो इसको क्या कहा जाता है? लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्साइटेशन। और ये एक्साइटेशन किस फॉर्म में होती है? जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। अब सपोज करें कि ये यहाँ पहुंच गया और हमने जो पीछे से रोशनी जो दे रहे थे, जो हम इसके ऊपर फोटोन फॉल करवा रहे थे, वो सोर्स हमने ऑफ कर दी, वो
वो बिजली कट ऑफ कर दी, वो जो फोटोन आ रहा था वो लाइट की सोर्स को बंद कर दिया, अगर सन रेज थी तो सन के को रेज को ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा कि ये यहाँ पहुँच चुका है। अब यहाँ पर ये अब जब अपने मिदाज अब इसकी इलेक्ट्रॉन की अपनी अप्रोप्रिएट एनर्जी थी वो 50 थी, बाकी इसने एक्स्ट्रा अमाउंट गेन करके यहाँ पहुँचा है। अब ये जब दूसरे के शेल में आके मीन्स के अपने घर से निकल के कि दूसरे घर में आके एनर्जी गेन करके यहाँ पर जब ये रिवॉल्व होगा, अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। जब ये रिवॉल्वेशन होगी तो अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जो यहाँ से पहुंचा था तो ये उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलीज कर देगा, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ ये रिलीज करेगा, इस तरह एनर्जी को रिलीज करेगा और थोड़ी देर के बाद ये जंप करके नीचे वापस आ जाएगा, मीन्स कि अपने सेकंड शेल में आ जाएगा जहाँ से ये तीसरे में पहुंचा था। जब दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में भी इसकी एनर्जी 150 है, मीन्स इसने जो 250 एनर्जी एब्जॉर्ब की वो 250 ही रिलीज की और 150 जब हो गई तो अब ये अप्रोप्रिएट हो गया सेकंड शेल के, तो ये वहाँ से जंप करके नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये दोबारा यहाँ पर रिवॉल्व होगा और फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा और ये एनर्जी रिलीज करेगा और फिर वापस अपने ओरिजिनल घर में, अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ गया और इसकी एनर्जी भी 50 हो गई। अब जब अपने ओरिजिनल 150 फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया जिसकी एनर्जी 50 है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 50 है, अब ये अप्रोप्रिएट लेवल में आ गया। अब ये यहाँ पर जब रिवॉल्व होता रहेगा तो ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, अब यहाँ पर आके ये एनर्जी लूज नहीं करेगा, तो यहाँ पर इसकी रिवॉल्वेशन होती रहेगी। जब भी क्वांटाइज एनर्जी गेन करके अपना शेल छोड़ के ऊपर किसी ऑर्बिट में जाएगा और वहाँ जाके रिवॉल्व होगा तब ये एनर्जी रिलीज करेगा और फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, क्वांटाइज्ड एनर्जी का मकसद ये जो है कि क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होती है कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड जंप्स फ्रॉम ए lower energy orbits to an appropriate high energy orbit, but when it returns back to lower energy level it emits quantized energy। अब ये कह रहा है कि एक यहाँ से एनर्जी एक ऑर्बिट से निकला और दूसरी ऑर्बिट में निकला तो ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी उसको प्रोवाइड की जा रही है, ये किस पे डिपेंड करती है। तो ये कह रहा है कि चेंज इन एनर्जी जो आया फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, लेट्स सपोज कि सेकेंड ऑर्बिट जब वो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचा तो उसकी एनर्जी थी 150 और E1 जो जब अपने ऑर्बिटल में था तो उस वक्त उसकी एनर्जी थी 50। तो चेंज इन एनर्जी कितना आया है, डेल्टा E2 माइनस E1 कितना आया कि 150 माइनस 50, तो डिफरेंस इज 100, तो 100 किलो जूल्स का डिफरेंस आया। इस यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए इसको टोटल जो चेंज इन एनर्जी आई है, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 100 किलो जूल है और जो 100 है वो 100 किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर, कि ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी ये एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ से जंप करके ऊपर जा रहा है। इसको मज़ीद थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाएं तो इसका हम आंसर इस तरह निकाल सकते हैं कि सपोज करें कि हम इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 4 किस्म की रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं एट द सेम टाइम, मीन्स के एक एनर्जी आ रही है जिसकी वेव की लेंथ ज़्यादा है, एनर्जी कम है, ये एक क्वांटा है। दूसरा है उसकी वेव लेंथ कम है यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और एनर्जी भी ज़ाहिर ज़्यादा होगी, और एक की बहुत ही ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इट मीन्स कि उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जिसकी लेंथ वेव लेंथ कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और सॉरी जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो ये जब हम 3 किस्म की रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इन 3 किस्म की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये सिर्फ उस अप्रोप्रिएट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो इसके कंपैटिबल होगी, उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ये जंप करके अपने से ऊपर वाले हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और ये जो एब्जॉर्ब करेगा उस फ्रीक्वेंसी का वो उसकी जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो कह रहा है कि उसकी एनर्जी होगी इज इक्वल टू एच म्यू की फ्रीक्वेंसी, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उस एनर्जी को उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से रिएक्शन मल्टीप्लाई कर दे तो वो इस क्वांटाइज्ड एनर्जी की हमें क्वांटाइज्ड जो क्वांटा ऑफ एनर्जी आ रहा है उसकी हमें एनर्जी अप्रोप्रिएट मिल जाएगी। इसके बाद एक चौथा पॉइंट है बोहर का जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा
चौथा पॉइंट बोहर का ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है कैन मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि MVR इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको यूं समझें कि एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर मूव कर रहा है। अच्छा, एक होती है मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के मास इनटू वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन अगर वही मास इनटू वेलोसिटी और इनटू r रेडियस के अंदर एक सर्कुलर में हो तो ये कहलाती है एंगुलर मोमेंटम। ये आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम खास डिस्टेंस के ऊपर, एक रेडियस के ऊपर, एक खास दूरी के ऊपर मास को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी से और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें रेडियस से, तो जो भी इसका आंसर आएगा, अगर वो आंसर h/2π के बराबर आ जाए तो वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो ऑर्बिट वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व हो रहा है, इसकी ये वैल्यू निकालें आप इस खास डिस्टेंस के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर रिवॉल्व हो रहा है, उसकी भी आप MVR यही वाली वैल्यू निकालें, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। इन दोनों की वैल्यूज को आप इक्वल करें। अगर अच्छा h, क्योंकि h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू है और 2π पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इसका आंसर एक ले लें। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से जिसकी वैल्यू h/2π की वैल्यू के बराबर आएगी वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करता होगा, जिसकी नहीं आएगी वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इसका चौथा पास्टुलेट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पास्टुलेट था। इसके अगली डेरिवेशन में भी इसका यूज है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली on those orbit in which angular momentum of electron MVR is integral multiple of h/2π। ये hn जो है यहाँ लगा है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। फर्स्ट शेल के लिए 1 होगा, सेकंड के लिए 2 होगा, थर्ड के लिए 3 होगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि जो जिस ऑर्बिट में होगा वो उसी से तीसरा है, 3h हो जाएगा अपॉन 2π। तो MVR जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिट की, अगर हमने तीसरे ऑर्बिट की MVR निकालनी है तो MVR की जो वैल्यू होगी, अगर वो 3h/2π की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो समझे वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करता होगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा था आज की बोहर थ्योरी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बोहर ने इस थ्योरी के बाद बोहर ने जो फर्स्ट ऑर्बिट था, रेडियस था, उसको भी मालूम किया था कि पहला ऑर्बिट जो है वो कितनी दूरी पर है। पहला जो रेडियस उसका है फर्स्ट ऑर्बिट का, वो क्या है। तो अभी हम चलते हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं जी। तभी हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ बोहर्स रेडियस के। जो बोहर्स का एटम का रेडियस है वो उसने किस तरह फाइंड आउट किया था। इसका बेसिकली मकसद पहले मैं आपको बता दूं, एम बता दें हम इसका क्या था कि बोहर ने ये चीज़ बताई थी कि न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, ख़ास डिस्टेंस के ऊपर रिवॉल्व होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहा गया है। तो इसने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, ये बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट जो है, पहला ऑर्बिट जो है, उसका रेडियस कितना होगा, मीन्स वो कितनी दूरी पर मौजूद है। इसी तरह फिर सेकेंड ऑर्बिट जो होगा, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, फिर थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, फिर फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस। तो इसने फार्मूला डिज़ाइन किया था कि सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस जो है वो किस तरह मालूम किया जाए, थर्ड ऑर्बिट का जो है वो कैसे मालूम किया जाए। तो ये एक डेरिवेशन है, एक फार्मूला ड्राइव किया गया था। तो ये हम इसमें अभी हम डेरिवेशन करेंगे कि वो किस तरह फाइंड आउट किया था बोहर ने। तो लेट्स कम टू द पॉइंट और लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। बोहर के रेडियस को समझने से पहले बोहर ये कहता है कि अगर ये एक हम कंसीडर करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एक ख़ास एक इसका मास होगा, जाहिर है, और इसकी एक ख़ास वेलोसिटी भी है जिसके साथ ये विलॉस कर रहा है। तो वेलोसिटी को हम v से शो करेंगे, e से। E मीन्स के इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसका एक मास भी है और ये इतनी दूरी पर है, इसको हम r से शो करेंगे। रेडियस मीन्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो
डिस्टेंस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है, प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि Ze से इसको शो किया जाता है। Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और E इज़ द चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसको न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास टोटल फिगर आ गई कि एटम इस तरह का है जिसके में हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लें कि ये हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमने लिखी है E जो है, इसका मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो हम इसको E नेगेटिव जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम शो कर रहे हैं इससे, ठीक है। इसी तरह जो M है दैट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और V इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के ये जो वेलोसिटी है दिस V जो है। और जो ये वाला Ze है ये चार्ज ऑन प्रोटॉन या सिंपली चार्ज ऑन न्यूक्लियस या सिंपल न्यूक्लियर चार्ज हम इसको कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियर चार्ज इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जो भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके Ze से किया जाता है। वैसे Z का नंबर एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है और E प्रोटॉन का चार्ज को। अच्छा, सेकंड नेक्स्ट R इज़ द रेडियस जो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर अब ये कह रहा है कि अगर ये सारी चीज़ों को हम देखें तो अगर इस एटम को कंसीडर करें तो इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो एक फोर्स है, जब ये यूं रिवॉल्व होता है तेज़ी के साथ, तो एक फोर्स इसको बाहर ले जाने की कोशिश करती है, अपने इस सेंटर से, अपने मदार से बाहर खींचती है, और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो इसको बाहर लेके जा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं इसको CFF से यहाँ पर शो करूँगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो इसको अंदर की तरफ खींच रही है, लाइक ये जो प्रोटॉन है नीचे से, ये इसको बाहर नहीं जाने देते बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये प्रोटॉन पॉजिटिव, तो ये इसको अंदर खींचते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं। इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दो फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सेंट्रीपिटल यानी कि लफ्ज़ी माना क्या है, सेंटर का मतलब होता है सेंटर, सेंट्री का, और पेटल का मतलब होता है ये पेटल की तरफ होती है, जैसे किसी फूल की पेटल्स बनी होती हैं जो इसको सेंटर की तरफ खींचती हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपेटल का मतलब सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, कि इस मरकज की तरफ, सेंटर की तरफ अट्रैक्शन होना। तो ये दो फोर्सेस इसके ऊपर ऑपरेट हो रही हैं, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि देखें अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या इस जगह पे रिवॉल्व करेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और ये ऑर्बिटल थोड़ा सा दूर हो जाएगा, यहाँ तक रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा न्यूक्लियस के और ये यहाँ पर रिवॉल्व करना लग जाएगा, मीन्स के। अच्छा, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो, जिस जगह पे भी ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, वहाँ से अब इलेक्ट्रॉन ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, उस जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग जाएगा, एक फिक्स रास्ता बन जाएगा जहाँ पर रिवॉल्वेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दिया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको जो कूलम्स लॉ है कि वो कूलम्स इसको किस तरह एक्सप्लेन करता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किस चीज़ के बीच में होती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन न्यूक्लियस, ये होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ये कहता है कि ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय r² से हम इसको कर लेंगे, उतनी ही ज़्यादा इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मीन्स के जितना ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Ze चार्ज इसका और मल्टीप्लाई बाय E। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों चार्जेस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चार्जेस का जो वैल्यू है वो तकरीबन सेम है, 1.60
60 to 10 to raise power -19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है, प्रोटॉन्स पे भी इतना होता है। सिर्फ फर्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पे हम उसको पॉजिटिव से शो करते हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ये चार्ज क्या है मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, उतना ये वाली फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं, जो नीचे की तरफ इसके उतनी ही ज्यादा वो फोर्स होगी। तो अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे K, और ये इक्वेशन बन जाएगी ZE इंटू ई करें तो ZE स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस और प्लस नहीं है, बेसिकली हमने लगाया हुआ वैसे, ये वैल्यूज माइनस प्लस नहीं है, ई इंटू ई ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन जो जिनका वैल्यू सेम होती है, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्स की हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली। अब यहाँ पर के जो है ये क्या है, के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमने यहाँ पर लगाया, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सन नॉट। ये इसकी 4k की वैल्यू है, इस k की। अगर हम ये k की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन फाइनल जो नेक्स्ट बन जाएगी, नेक्स्ट लेवल इसका आएगा वो बन जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन ये वाला 4 पाई, पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सन नॉट, और ये आर स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने आपसे जो पढ़ा था सुबह थोड़ी देर पहले, अभी जो हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू तो हमने ये फाइंड आउट कर ली कि वो क्या है, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सन नॉट आर स्क्वायर, ये बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी है, वो क्या होती है, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ से मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जिसको हम जो न्यूक्लियस और इसके इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, एक मिनट मैं आपको बताऊं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इसकी मूवमेंट की वजह से होती है, वो बराबर होती है mv स्क्वायर अपॉन r के। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हो जाती है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर इकट्ठा करके लिख दें तो हमारे पास ये आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आई है Z, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी हमने निकाली वो दैट इज mv स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सन नॉट आर स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। दोनों फोर्सेस बराबर हो गई। यहाँ पर अब अच्छा, ये जो है ये आर स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये आर सिंपल आर होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला आर है ये इसमें स्क्वायर नहीं होता। तो अब यहाँ पर इस वैल्यूज को अब देखें तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, अगर हम इसको माइनस एक दूसरे से डिडक्शन हो जाए, इसकी कटिंग, इसको अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फाइनली इसके साथ इसको कट कर दें तो हमारे पास जो फाइनल जो रिड्यूस इक्वेशन बच जाती है वो ये बच जाएगी mv स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सन नॉट एंड आर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर। अच्छा, इसमें से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की।
तो आर को अगर हम इस तरफ ले जाएं और एम वी स्क्वायर को नीचे इसके साथ कर दें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर उधर चला गया और एम वी स्क्वायर यहाँ पर नीचे आ गया, एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, दिस वन इक्वेशन 1 कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हमने बोहर के एक पास्टुलेट पढ़ा था। बोहर के पास्टुलेट में हमने ये चीज़ पढ़ी कि अकॉर्डिंग टू बोहर, जो फोर्थ पास्टुलेट था बोहर का, अकॉर्डिंग टू फोर्थ पास्टुलेट ऑफ बोहर, ये कुछ बुक्स पे फोर्थ होगा, कुछ में ज़्यादा सेकंड भी हो, तो लेकिन बोहर का पास्टुलेट है वो। और वो पास्टुलेट क्या कहता है बोहर का, वो बोहर का पास्टुलेट कहता है कि सिर्फ वही ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम वी आर बराबर होगी एन एच अपॉन 2 पाई के, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसमें अगर हम वैल्यू ऑफ वी निकालें इस इक्वेशन में से बोहर की, तो v इधर ही रखा दें, m और r नीचे चला जाए तो इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी एन एच अपॉन 2 पाई, और ये m और r नीचे जाके इसके साथ लाइक दिस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू निकाल रहे हैं, बेसिकली इस v की वैल्यू निकाल रहे हैं कि v की वैल्यू पुट करने के लिए ये इस पास्टुलेट से हमने ये वैल्यू निकाल रहे हैं v की। तो v यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हमने सिंपल v लिखा, तो हम अगर इसको बराबर कर दें तो ये इसको भी स्क्वायर ले लें, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ v आ गई। सो ये हमने क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली है, ये वैल्यू ऑफ v फाइंड आउट कर ली है कि ये जो v थी इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के अंदर जैसे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन वो बन जाएगी वे जो ऑलरेडी इक्वेशन को पहले हम लिखेंगे r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, ये मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, यहाँ तक तो इक्वेशन आ गई सेम। अब v स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसमें जो आ रही है वो एक वैल्यू आ रही है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब ये जो टर्म बन गया मैथमेटिकली, ये बेसिकली ये टर्म बन गया कि a अपॉन बी अपॉन सी, तो जब भी इसको सॉल्व किया जाता है तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी हो जाता है। तो ये वाला टर्म जो सी टर्म बन रहा है ये ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये टर्म जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर जाके बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये सारे टर्म ऊपर चले गए। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको आप वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 से कैंसिल, पाई से तो एक पाई यहाँ पर रह जाएगा, m यहाँ से कैंसिल हुआ, एक m यहाँ पर रह गया, आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हुआ, एक ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर एक r रह जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशंस जो जेड ई नहीं किसी से कैंसिल हो रहा ऊपर, और नीचे ई नॉट नहीं हो रहा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं हो रहा, यहाँ पर 1 आ गया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनी वो ये हो गया, इस r की जगह पे हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 1 की, और इक्वेशन है दूसरी जेड ई स्क्वायर 4 से पाए एक इससे कट गया तो एक पाए रह गया पीछे, m एक स्क्वायर से कट गया तो पीछे 1 m इज स्टिल देयर, r यहाँ से r कट गया था तो एक r स्टिल देयर। सो और कुछ नहीं ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 4 से कट गया, पाए से कट गया,
एप्सिलॉन नॉट नीचे बचा है, m नहीं बचा, और n स्क्वायर h स्क्वायर, ये वैल्यूज हमारे पास बच गई। हमने फाइंड आउट r करना था, तो r की वैल्यू को जब हम इसमें से r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो r की वैल्यूज को एक्सक्यूज मी, अब r को जब हम रीअरेंज इक्वेशन को करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, r इधर ही रहेगा, बाकी दोनों टर्म्स इज इक्वल टू उस तरफ चले जाएंगे, तो ये नीचे जो डिवाइड हो रहे हैं ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले जो नीचे आ जाएंगे, तो ई नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z e स्क्वायर पाई m, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज योर इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इस टर्म में देखें इक्वेशन नंबर 3 को, जो अगर आप देखें गौर से, तो इसमें कुछ टर्म्स जो हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें तो ई नॉट जो है ये भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट h ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, n इज वेरिएबल, n कहते हैं नंबर ऑफ शेल को, नंबर ऑफ ऑर्बिट को, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 भी हो सकता है, अगर आप सेकंड ऑर्बिट का मालूम करना चाह रहे हैं तो 2 हो जाएगी वैल्यू, 3 ऑर्बिट के लिए 3 वैल्यू हो जाएगी, तो ये वेरिएबल है, h कांस्टेंट ही रहता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 ही होता है, z की वैल्यू 1 ही होगी, प्रोटॉन तो ऑलमोस्ट ये भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये भी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, सिर्फ ये जो दो वैल्यूज हैं, दीज टू वैल्यूज आर वेरिएबल्स, बाकी सारे टर्म्स इसमें वैल्यू जो जितने बाकी जितने टर्म्स हैं सारे के सारे कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ रखें और इनको एक तरफ रखें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, और नीचे मैं लिख देता हूँ कि ई स्क्वायर पाई m, और नीचे z जो कि वेरिएबल है इसको मैं साइड पे रख दूं, और ऊपर से वेरिएबल था n स्क्वायर इसको रख लूं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो टर्म्स हैं सारे, दीज ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कांस्टेंट्स होती हैं, ये दो वेरिएबल हैं। अब इनकी वैल्यूज कितनी है वो आपको बता देता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये हमारे पास 12, ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, ये ना ये वाली इक्वेशन फाइनल है। अब अगर हम इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको बताऊं तो वो वैल्यू है 8.84 10 टू रेज पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, ठीक है। इसी तरह जो h है प्लैंक्स कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आती है 6.625 10 टू रेज पावर -34 जूल्स सेकेंड, ठीक है। इसी तरह जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू है 9.11 10 टू रेज पावर -33 kg, और जो चार्ज है E उसकी वैल्यू आ जाती है 1.602 10 टू रेज पावर -19 कूलम्स, ये इसकी वैल्यूज आ जाती हैं। अगर ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिखें, पुट करें इसमें और इनको कैलकुलेट करें, तो ये वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनकी जब वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आता है 0.529 10 टू रेज पावर -8 सेंटीमीटर, या ये सारी वैल्यू जो है अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखें तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम मीन्स ये जो 10 टू रेज पावर -8 cm क्यूब जो होता है ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, लाइक दिस। अगर मीटर में हो तो 10 टू रेज पावर -10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो सेंटीमीटर में इसको हमने कन्वर्ट करना हो तो सिंपल ये आ जाता है। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये ए नॉट के बराबर आ जाती है, एक नई वैल्यू हमने इंट्रोड्यूस करा दी ए नॉट, कि ये टर्म बार बार, फॉर एग्जांपल आपसे को कहा जाए कि तीसरे शेल का रेडियस मालूम करें, तो आप इस तरह नहीं करेंगे कि इसकी वैल्यू भी करें फिर मल्टीप्लाई इसको लेके उसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर लें, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इनको एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर लें, इनका आंसर ये आएगा। बाकी आपके पास वेरिएबल क्या रह गया, एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जेड भी
नंबर ऑफ प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन अगर कोई और अगर हीलियम का अगर न्यूक्लिया लेते हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, या लिथियम डबल 2 पॉजिटिव का लेते हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन n की वैल्यू वेरिएबल सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट के लिए ही आ जाता है। अब हम यहाँ पर रेडियस निकालते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का, मीन्स के इस इक्वेशन को सामने रखते हुए, तो अगर आप वैल्यूज इसका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाल लें, फाइनल फार्मूला हमने डिज़ाइन कर लिया, तो अब हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो वो किस तरह निकालेंगे, वो हम निकल आएगा ये पूरी वैल्यू, इस पूरे टर्म की जगह पे हम ए नॉट लिख देंगे, तो हमारी वैल्यू बन जाएगी आर इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट किसके बराबर है, ए नॉट बराबर आ रहा है इस वैल्यू के, ए नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ई स्क्वायर पाई एम, इस पूरे टर्म के बराबर एप्सिलॉन ए नॉट की वैल्यू, और ये बनती है 0.529 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम ए नॉट मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू एन स्क्वायर और जेड, एन स्क्वायर और जेड, ये आपके पास फाइनल टर्म आ गया। अब हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, तो ए नॉट की वैल्यू तो आपको पता है, हमने कैलकुलेट कर ली 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन, 1 के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो 1 का स्क्वायर आप लेंगे तो 1 ही आएगा, और z की वैल्यू भी 1 ही है, प्रोटॉन 1 है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी फर्स्ट ऑर्बिट की वो 0.529 ही आएगी, 529 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास वैल्यू आ गई फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट, क्वेश्चन है अब कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकेंड, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, अब आपने वेरी इजी टू कैलकुलेट, आप सिंपल क्या करेंगे, इसका आंसर किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा कि r इज इक्वल टू ए नॉट इंटू आर, सॉरी इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय z की वैल्यू 1 ही होगी, तो सिंपल आप ये भी कर सकते हैं कि ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो तीसरे ऑर्बिट के लिए आपने निकालने, ए नॉट की वैल्यू है 0.529 और इंटू थर्ड ऑर्बिट की निकालनी तो 3 का स्क्वायर ले लें, और इसके साथ आप इसको, अगर आपने फोर्थ ऑर्बिट की लेनी है, लेट्स सपोज कि थर्ड की बजाय अगर फोर्थ ऑर्बिट है कि चौथे ऑर्बिट की निकालें, तो आप यहाँ पर फोर्थ का 4 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, फोर्थ का स्क्वायर ले लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसको अगर हम रेडियस निकालें फोर्थ का, इसको फोर्थ ऑर्बिट कंसीडर करते हुए, लेट्स सपोज कि दिस इज फोर्थ ऑर्बिट, तो आप 4 का स्क्वायर लें 16 और इसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो आपके पास ये तकरीबन आंसर आ जाएगा 8.46 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह आप किसी भी ऑर्बिट का, तीसरे ऑर्बिट का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम कर सकते हैं। ये थी बोर्स की एटॉमिक थ्योरी, बोर्स का रेडियस फाइंड आउट करने की डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।